डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th के केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक में देखेंगे पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पदार्थों के जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़े थे और उनके जो गुण थे उनके बारे में पढ़े थे। ठोस, द्रव और गैस, इन सब के गुण के बारे में अध्ययन किए थे। अब अगला टॉपिक है केमिस्ट्री में देखेंगे कि पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो भी पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस जो होता है, ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आसानी से इसको परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पदार्थों के जो भौतिक अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए हमें भौतिक कारकों की आवश्यकता पड़ती है। बिना भौतिक कारकों के हम अवस्थाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पदार्थों पर भौतिक कारकों का प्रभाव डालकर, जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, ये भौतिक कारक हैं, जब पदार्थों पर भौतिक कारकों का प्रयोग करके पदार्थों के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, ये याद रखिएगा कि पदार्थों की अवस्थाएं जो परिवर्तित होती है, बिना भौतिक कारकों के पदार्थों की अवस्थाओं को परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम बनाए इसका चार्ट, देखेंगे अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था से हम गैस अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊर्ध्वपातन क्रिया करना पड़ेगा। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है, जो भी ठोस अवस्था होता है पदार्थ की, वह ठोस अवस्था किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। अगर गैस अवस्था से पुनः ठोस अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा, निक्षेपण क्रिया करना पड़ता है। क्या है, निक्षेपण क्रिया करना पड़ता है, तब जाकर गैस से ठोस अवस्था प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई गैस अवस्था है, पदार्थ गैसीय अवस्था में है और गैस से द्रव अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गैस से द्रव अवस्था में प्राप्त करने के लिए हमें संघनन क्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। संघनन क्रिया करना आवश्यक होगा, तभी जाकर गैस से द्रव अवस्था में बनेगा, ठीक है। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, उससे हम गैस अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वाष्पीकरण क्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। वाष्पन की क्रिया करना पड़ेगा, तभी जाकर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था से हम ठोस अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द्रव से अगर ठोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हिमीकरण क्रिया करना पड़ेगा, फ्रीजिंग क्रिया करना पड़ेगा। जैसे क्या करते हैं, घरों में जो फ्रिज होता है, फ्रिज में क्या करते हैं, अगर जल को रख देते हैं और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, तो जल जो होता है, पानी जो होता है, किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। यानी द्रव से किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और उससे द्रव अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, तो गलन करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। तो इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला जो है, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं गलन। इसको स्मेल्टिंग कहते हैं या तथा करते, वो करते गलनांक, ठीक है। इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले गलन क्या है, गलन क्या है, ठीक है। गलन को अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो गलाना, पिघलाना, गलन का शाब्दिक अर्थ होगा। इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहते हैं या मेल्टिंग भी शब्द यूज किया जाता है। देखिए गलन क्या होता है,
जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ठोस पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव के कारण, ताप के प्रभाव के कारण ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जब किसी ठोस पदार्थ को किसी निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, वह निश्चित ताप ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। एक बार और बताएंगे, ठीक है? गलन का देखेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। और जब गलन की क्रिया किसी निश्चित ताप पर होती है, जिसमें ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इस निश्चित ताप को ही हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी गलन क्रिया का जो निश्चित ताप होता है, जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। शॉर्टकट में कहीं भी मिल जाता है MP, तो मेल्टिंग पॉइंट ही कहलाएगा, ठीक है? तो इसे शॉर्टकट में MP भी लिखा जाता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोहे का गलनांक, लोहे का गलनांक जो होता है, लोहे का गलनांक जो होता है लगभग 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का गलनांक जो होता है 1550 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात लोहे को अगर 1550 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए तो वह लोहा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है? तो ये लोहे के गलनांक है। हर एक ठोस पदार्थ का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, जिस पे ठोस पदार्थ वो पिघल कर, गल कर किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है? उसी प्रकार बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो होता है पिघलने लगता है, ठीक है? तो ये बर्फ का हुआ, लोहे का हुआ। उसी प्रकार देखा जाए तो हीरे का गलनांक कितना होता है? तो हीरे का गलनांक जो होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीरे का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार जितने भी ठोस पदार्थ इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, सबका कोई न कोई एक निश्चित गलनांक होता है। तो ये गलनांक का डेफिनेशन हुआ। गलन क्या है इसके बारे में जान लिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हमें जानना है, आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है गलन का आणविक सिद्धांत। गलन का आणविक सिद्धांत है। गलन का आणविक सिद्धांत है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मेल्टिंग होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मेल्टिंग है। देखिए, अणुगत सिद्धांत के आधार पर गलन को व्याख्या करना है, वर्णन करना है कि अणुगत सिद्धांत के आधार पर गलन क्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ में उनके अणु जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होता है उनके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक लगने के कारण उनके अणु एक दूसरे से बंध जाते हैं
और उन अणुओं में गतिज ऊर्जा जो है बहुत ही कम होती है और अपने स्थान पर रहकर ही ये कंपन करते रहते हैं। गतिज ऊर्जा पाई जाती है लेकिन बहुत ही कम होता है और ये अपने स्थान पर रहकर ही अणु क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। ठीक है। जब इसको इसके मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणविक अवकाश जो होता है वो भी बहुत ही कम होता है, जो कि ठोस, जब आपको बताए थे ठोस अवस्था उसमें ये सारी चीज़ें बताए थे। ठीक है। लेकिन जब इस ठोस अवस्था वाले पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा पाकर इनके अणु जो है, इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। जो जो टेम्परेचर बढ़ती जाती है या ऊष्मा जो जो हम देते जाते हैं त्यों त्यों ऊर्जा पाकर इनके अणु जो होते हैं, इन अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो कम होने लगता है, जिनके कारण अणुओं में गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है और इनके अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इस प्रकार अणु जब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इनके अणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे और गति करने लगेंगे, जिनके कारण यह ठोस अवस्था किस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस तरह अणु हो जाते हैं। अणुओं के मध्य ये द्रव अवस्था हो जाएगा और ये क्या होगा, ठोस अवस्था होगा। जब इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे, इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे, हीट करेंगे, ताप देंगे तो ये ठोस अवस्था कैसे हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। देखिए इनके अणुओं के मध्य जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणविक अवकाश जो होता है वो बढ़ जाता है, जिनके कारण इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से ऊर्जा हम उसको हीट के रूप में दिए हैं, ऊष्मा के रूप में दिए हैं, इसलिए गति करने लगता है और ठोस अवस्था से क्या होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलते रहता है। ठीक है। यानी ठोस से द्रव में बदलते रहता है। ठीक है। तो ये रहा गलन का आणविक सिद्धांत है। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, हिमीकरण तथा हिमांक। हिमीकरण तथा हिमांक है। इसको कहते हैं फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट है। देखेंगे ये फ्रीजिंग क्या है या हिमीकरण क्या है, फ्रीजिंग किसे कहते हैं। आप लोग घर पे भी ऐसा करके देखते होंगे भी, घर पे फ्रिज होगा, फ्रिज में अगर उसमें किसी पात्र में जल को रख दिया जाए और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो जल क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, फ्रीजीकरण कहलाती है या हिमीकरण कहलाती है या फ्रीजिंग कहलाती है। इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं अथवा फ्रीजिंग कहते हैं। ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ को जब ठंडा किया जाता है, ठीक है, ठंडा किया जाता है तो यह द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था है, ठीक है, द्रव को जब ठंडा किया जाता है तो किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। ठीक है। और जब किसी द्रव पदार्थ को किसी निश्चित ताप पर या जिस निश्चित ताप पर वह द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह निश्चित ताप ही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है।
क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है, इस निश्चित ताप को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं अथवा फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए हिमीकरण जो होता है, फ्रीजिंग जो होता है, यह गलन का जस्ट विपरीत होता है। देखेंगे कि फ्रीजिंग में ठंडा किया जाता है तो द्रव से ठोस में बदल जाता है, लेकिन अगर गलन में क्या किया जाता है, अगर इसी को जस्ट उल्टा कर दिया जाए, गर्म किया जाए, इसी ठोस पदार्थ को या ठोस अवस्था के जो पदार्थ है उसको गर्म करें तो किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो ये गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलन। और ये क्या कहलाएगा, हिमीकरण। हिमीकरण कहलाएगा, ठीक है, हिमीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। यानी जो हिमीकरण क्रिया है, फ्रीजिंग क्रिया है, यह स्मेल्टिंग के, गलन के जस्ट विपरीत होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए, बर्फ का जो हिमांक होता है, बर्फ का जो हिमांक होता है, बर्फ का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो होता है वो क्या होने लगता है, द्रव जो होता है, द्रव किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में। यानी जल जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो ये याद रखिएगा, बर्फ के जो हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। देखेंगे कि जो गलन क्रिया है और हिमीकरण क्रिया है, इन दोनों का मान जो होता है लगभग समान ही होता है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल गलन में बताया हूँ कि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का गलन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बर्फ़ का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। ये दोनों सेम हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जो होता है पिघलता भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनता भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गलनांक और हिमांक दोनों जो होते हैं वो लगभग समान ही ताप पर होते हैं। कोई वस्तु अगर जिस ताप पर वो पिघल रहा है उसी ताप से जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा, और उसी ताप पर थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार लगभग एक ही ताप होता है, ठीक है, हिमांक और गलनांक का, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है कि हिमीकरण का आणविक सिद्धांत। हिमीकरण का हिमीकरण का आणविक सिद्धांत है काइनेटिक थ्योरी ऑफ फ्रीजिंग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ फ्रीजिंग है। देखेंगे कि हिमीकरण क्रिया किस प्रकार होता है और ये आणविक सिद्धांत के आधार पर कैसे इसको व्याख्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके लिए देखेंगे कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। जो द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं और इनके अणु स्वतंत्र रूप से गति भी करते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है ठोस के तुलना में कम होता है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा ठोस के अणुओं के तुलना में अधिक होती है, इसलिए ये गति करते रहते हैं, ठीक है, द्रव के अणु। तो
जब इसको ठंडा किया जाता है, जब इसको ठंडा किया जाता है, जब इसको ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने के कारण इनके अणु जो है पास पास आने लगते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ जाता है और इनके अणुओं के गतिज ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आकर्षण बल अधिक हो जाता है जिनके कारण अणु पास पास आ जाते हैं और पास पास आने पे एक अवस्था ऐसी आती है कि इनके अणु बहुत बिल्कुल पास आ जाते हैं, जिससे अणुओं के आकर्षण बल अधिक हो जाता है और द्रव अवस्था किस में बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार ये ठोस अवस्था में आ जाते हैं, द्रव से किस में आ जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार एक अवस्था दूसरी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो है वो है तापमान की इकाई। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, तापमान की इकाई है, बहुवचन कर दिया जाए, यूनिट्स कर दिया जाए, यूनिट तापमान की इकाई है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देखेंगे कि ये ताप क्या है, ताप किसे कहते हैं। ठीक है, ताप किसे कहते हैं, ताप किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ही हम ताप कहते हैं। किसी भी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन के माप को ही हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु का कोई निश्चित ताप होता है, उस निश्चित ताप पर दर्शाने के लिए हम तापमान शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए देखेंगे ताप का डिफिनीशन हो गया। हाँ, आगे देखेंगे कि हम लोग दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु के ताप को मापने के लिए या तापक्रम को मापने के लिए हम लोग अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ताप का जो इकाई होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, या डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, या फारेनहाइट होता है, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है F से, और एक होता है केल्विन, जिसको K से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा। ठीक है, ये है तापमान की तीन इकाइयाँ हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन, जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई इकाई प्रचलित है तापमान की तो डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसका हम लोग दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप मापना हो तो फारेनहाइट का उपयोग करते हैं, और फारेनहाइट से भी कम ताप मापना हो तो केल्विन इकाई का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये तीन इकाइयाँ हैं, ये याद रखना जो तापमान के हैं। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है जिसके आधार पर हम लोग फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में हम तापमान को बदल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9। ये है
फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध होता है। C/5 बराबर F-32/9 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये C जो है डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ F जो है फारेनहाइट है। अगर इसमें से किसी एक तापमान मालूम हो तो दूसरा निकाला जा सकता है इस फार्मूले से। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो फारेनहाइट निकाल सकते हैं, अगर फारेनहाइट में दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं। अगर कोई ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और उसको फारेनहाइट केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और उसको केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें 273 जोड़ देंगे C+। अगर केल्विन में ताप मेजर करना है, मापना है और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, तो 273 जो है डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जोड़ देंगे तो केल्विन में उसका तापमान ज्ञात हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि आज इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहा जाए अगर, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आज अगर मान लिया जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका केल्विन में ताप बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 30 में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर केल्विन में ज्ञात करना है तो 273 प्लस 30 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 7 3 10, ठीक है, 1 303 यानी इतना आया, ठीक है, 303 केल्विन आएगा, 303 केल्विन टेम्परेचर आएगा, 303 केल्विन तापमान आएगा, ठीक है। तो ये रहा केल्विन में, ठीक है। फारेनहाइट में भी निकाला जा सकता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, फारेनहाइट में निकालना है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर शरीर का ही टेम्परेचर निकालना हो, अगर मान लिया जाए मानव का शरीर का टेम्परेचर जो है दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और कहा जाए इसे फारेनहाइट में निकालिए, तो इसके लिए वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, C/5 बराबर F-32 और 9। तो यहाँ पे मान इसको भर दिया जाए, यहाँ पे 37 किया जाए, 37/5 ये हो जाएगा F-30/9, इससे इसमें गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 और 9, इसको लगा दिया जाए पहले, देखेंगे ये बॉडी टेम्परेचर है मानव का, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 333, 9 7 63 6 आया और 29 27 27 6 33 ये हुआ। अब 5 से इसमें करेंगे ये हो जाएगा 5F और 5 से इसमें 5 दूना 10, ठीक है, और 5 3 15 1 16 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5F बराबर, ये इधर जाएगा 160 -333, जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस होगा 493, देखिए 3 6 3 9 और 3 1 4 ये हुआ, और ये F हुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा, F बराबर हो जाएगा 493/5। 493 में 5 से अगर भाग दिया जाए तो देखेंगे कि 45 और यहाँ पे आएगा 4 3 होगा, फिर 5 8 40 3 हुआ, दशमलव बढ़ाएंगे 0 और 5 6 30 कट गया, यानी कितना आया, आंसर आया 98.6 फारेनहाइट। कितना आया, 98.6 फारेनहाइट आंसर आया। यानी मानव के शरीर का तापमान जो होता है फारेनहाइट में 98.6 होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार फ़ारेनहाइट से हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, केल्विन में चेंज करना है तो 273 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे और टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।